हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। तो जो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये विलियन चैप्टर का चौथा वीडियो है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक, आज का जो टॉपिक है बच्चों, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक ना, ठोसों की द्रव में विलेयता पहला टॉपिक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। देखिए बच्चों, होता क्या है, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ना, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की ग्राम, ठोस विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा, ठोस विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। अधिकतम मात्रा को क्या बोलेंगे बच्चों? ठोस की द्रव में विलेयता। कहने का अर्थ ये है कि आपने कोई 100 ग्राम विलायक लिया, विलायक का मतलब कोई द्रव लिया, और उसमें यदि आप किसी ठोस पदार्थ को घोल रहे हैं तो ठोस पदार्थ का जितना ग्राम उसमें घुल जाए वही उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा बच्चों? उस ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता कहलाएगी। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि 1 लीटर के विलियन में, ठीक ना, 1 लीटर के विलियन में, मतलब विलियन बना हुआ है 1 लीटर का, उसकी बात बोल रहा है। तो 1 लीटर के विलियन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या, ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि आपके पास 1 लीटर का विलियन है, और उस 1 लीटर के विलियन में जो आपने ठोस पदार्थ घोला है, उस ठोस पदार्थ की मोल में जितनी संख्या है, उस मोल में जो संख्या होगी, उस संख्या को ठोस की द्रव में क्या बोलेंगे बच्चों? ठोस की द्रव में विलेयता बोलेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला जो कारक है, पहला फैक्टर जो है बच्चों, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक ना, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ध्यान से देखना है बच्चों, विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होती है। लिखा गया है ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास कोई ध्रुवीय विलेय पदार्थ है और उसको किसी ध्रुवीय विलायक में घोलना है, किसी ध्रुवीय विलायक में घोलना है, तो जो विलेय पदार्थ होगा उसकी घुलनशीलता या उसकी विलेयता अधिक होगी। घुलनशीलता या विलेयता क्या होगी बच्चों? अधिक होगी। जैसे हम बोल सकते हैं NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों को अगर हम लोग जल में घोलते हैं, कहाँ पर घोलते हैं बच्चों? जल में घोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों ध्रुवीय यौगिक हैं। कैसे हैं? ध्रुवीय यौगिक है, प्लस माइनस में टूटते हैं। ठीक ना, ध्रुवीय यौगिक है। और जल भी हमारा क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। तो हम लोग जल में जब इनको घोलेंगे तो ये जल में अधिक घुलनशील होंगे। जल में क्या होंगे? अधिक घुलनशील होंगे। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं। ठीक ना, लेकिन अगर इन्हीं NaCl और KCl को, यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम लोग बेंजीन में घोलते हैं, कहाँ पर घोलते हैं बच्चों? बेंजीन में घोला जाता है, तो ये बेंजीन में कम घुलनशील होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं? कम घुलनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को अभी हमने आपको बताया कि ये ध्रुवीय यौगिक है, लेकिन बेंजीन हमारा अध्रुवीय यौगिक होता है। बेंजीन कैसा होता है? अध्रुवीय यौगिक होता है, जिसके कारण ये बेंजीन में क्या होते हैं? कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, इसमें अगला कारक क्या है? ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए लिखा गया है ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस पदार्थ, ठीक ना, ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक ना, यदि हम लोग ताप बढ़ाएं तो कुछ ठोस पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इन ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चों? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? उष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं। ठीक ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं, इसलिए जितना ज्यादा ताप होगा ये द्रव में उतना ही ज्यादा क्या होंगे? विलेय होंगे। क्या होंगे बच्चों?
विलेय होंगे या घुलनशील होंगे, परंतु कुछ ठोस पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO फार्मूला होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऐसे पदार्थ जो होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर द्रव में विलेयता इनकी क्या होती है, घट जाती है। इनकी द्रव में विलेयता क्यों घट जाती है बच्चों, इनकी द्रव में विलेयता इसलिए घट जाती है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं, ठीक ना। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला है हमारे पास दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक ना, दाब का प्रभाव। ध्यान देंगे बच्चों, दाब परिवर्तन की अगर हम बात करें, दाब परिवर्तन, ठीक है, दाब परिवर्तन का ठोस पदार्थों की द्रव में घुलनशीलता, ठीक ना, दाब परिवर्तन से बच्चों यहाँ पे रहेगा, दाब परिवर्तन से ठोस पदार्थों की द्रव में घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। यदि हम लोग किसी भी ठोस पदार्थ को यदि द्रव में घोल रहे हैं और ठोस पदार्थ के ऊपर यदि हम लोग दाब का मान कितना हो बढ़ा दें या फिर घटा दें, उसकी विलेयता या घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगला हेडिंग आपको देखने को मिल रहा है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। ठोस विलयन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम लोग परिभाषा देते हैं कि दो या दो से अधिक ठोस के समांगी मिश्रण को, ठीक ना, दो या दो से अधिक ठोस के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, ठोस विलयन कहा जाता है। मतलब एक ठोस पदार्थ को दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिलाकर यदि हम लोग समांगी मिश्रण बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उस मिश्रण को हम लोग नाम देते हैं ठोस विलयन। क्या नाम देते हैं, ठोस विलयन नाम देते हैं बच्चों। ठोस विलयन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का विलयन होता है बच्चों। पहला होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक ना, और दूसरा होता है अंतरावकाशी ठोस विलयन, प्रतिस्थापी ठोस विलयन और अंतरावकाशी ठोस विलयन, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं पहले वाले की, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। इस विलयन में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, ठीक ना, इस विलयन में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य कणों द्वारा प्रतिस्थापित तो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है बच्चों, ये किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की संरचना हमने बनाया और इसमें कुछ अवयवी कण जो है किसी दूसरे पदार्थ के अवयवी कणों से क्या हो गए, प्रतिस्थापित तो हो गए। तो जो दूसरे कण आके यहाँ पे व्यवस्थित हुए ये विलेय का कार्य करेंगे और जिस क्रिस्टलीय ठोस में आके ये फिट बैठे हैं वो किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। मतलब जहाँ पे अवयवी कण जिस क्रिस्टलीय पदार्थ के अवयवी कण अधिक होंगे वो विलायक होगा, और जो प्रतिस्थापित करके यानी यहाँ से इनके क्रिस्टलीय कणों को हटाकर दूसरे पदार्थ के कण आके व्यवस्थित हुए हैं तो इन कणों को हम बोलेंगे क्या, विलेय। तो जब विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एक ठोस विलयन का निर्माण होगा और इस ठोस विलयन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक ना। क्या बोला जाएगा, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों अंतरावकाशी ठोस विलयन, ठीक ना। अंतरावकाशी ठोस विलयन क्या होता है बच्चों, इस विलयन में क्रिस्टलीय ठोस के अंतरावकाश, ठीक ना, इस विलयन में क्रिस्टलीय ठोस के अंतरावकाश मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण है उनके बीच में जो खाली स्थान होगा, ठीक ना, अंतरावकाश या रिक्तियां इसको हम लोग बोलते हैं। रिक्तियों में अन्य ठोस पदार्थ, ठीक ना, रिक्तियों में अन्य ठोस पदार्थ के कण आ जाते हैं। रिक्तियों में अन्य ठोस पदार्थ के कण यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहे हैं अन्य ठोस पदार्थ के कण आ जाते हैं, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग अंतरावकाशी ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से इस फिगर में देखें बच्चों, ये किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण है और इनके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पे कुछ अन्य पदार्थ के अवयवी कण आ गए, तो यहाँ पे जो अन्य पदार्थ के अवयवी कण आए हैं वो विलेय का काम कर रहे हैं और क्रिस्टलीय पदार्थ के अवयवी कण किसका, विलायक का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा इसको हम बोलेंगे अंतरावकाशी ठोस विलयन। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।